हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग भूगोल की एक नई सीरीज जिसमें आप विश्व के भूगोल के बारे में जानेंगे। और ये सामान्य अध्ययन भूगोल की सीरीज है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप आगामी जो आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर है, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक आपका रखता है, ये टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आपका सामान्य अध्ययन यानी कि आपका यूपीपीसीएस यूपीएससी, इसके अलावा आपका जो इस अन्य स्टेट के जो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये पूरा टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और इसके आगे देखिए हम लोग यूजीसी नेट का भी जो आपका कंप्लीट बैच चल रहा है वो भी आपका ऐप पे चल रहा है। ऐप के लिए आपको क्या करना है, जीएस बाय दिवाकर जो प्ले स्टोर में जाके सर्च करिए, ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, इस पे चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, और जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल और उसके परिवारों को पढ़ेंगे, सभी ग्रहों के बारे में हम लोग जानेंगे, बौने ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, और हिग्स बोसान जो पार्टिकल्स हुआ, इसके अलावा जो अभी अपडेटेड शोध चल रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मंगल ग्रह पे अपना मिशन हुआ या चंद्रमा पे जो मिशन हुआ, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ क्या है आपका एक ब्रह्मांड या सौरमंडल में ही आएगा। और वर्तमान समय में वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी अन्य ग्रह पे पृथ्वी के जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल जाए, ताकि यहाँ पे जो बढ़ती जनसंख्या इसको कम करने के लिए हम लोग अन्य ग्रहों पे भी बसाव की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपका एक सामान्य जानकारी की पर्पज़ से भी पूरा ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है, और ये जो टॉपिक है इसमें ग्रह, तारे, उपग्रह सभी को देखा जाएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट तथ्यों को भी हम देखेंगे। ये पूरा देखिए आपका यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस या स्टेट लेवल के जो यूपी ट्रिपल एससी जैसे हो गया आपा का, या बिहार में जो बीएसएससी हो गया, इन सभी के लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ज्योग्राफी के किसी भी कोर्स के लिए आप क्वेरी भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको और अपडेट कर दिया जाए कि जो आपका दूसरा चैनल है, दूसरा चैनल यानी कि एक और चैनल आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग केवल प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। तो इस चैनल का नाम है स्टडी PYQ। कैसे मिलेगा ये, यूट्यूब पे जाइए, स्टडी PYQ सर्च करिए। वहाँ पे देखिए हमने टीजीटी के 10 सालों के साल अवेलेबल करा दिए, पीजीटी का हो चुका है। अभी क्या है कि आपका यूजीसी नेट का चल रहा है। यूजीसी नेट का अभी 2020 जून का हो चुका है। ठीक है, पूरा 100 कोर्स 100 प्रश्नों का वीडियो एक ही में, यानी 100 प्रश्न कंप्लीट हैं। और इन 100 प्रश्नों से इतना डिटेल में हम लोगों ने वहाँ देखा है कि 100 से कम 400 प्रश्न आपके तैयार होंगे, और पूरा जो है सिलेबस आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए स्टडी PYQ पे जाकर वहाँ आप जो है अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी है और तैयारी में और अच्छी जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो पॉइंट है ये क्या दे रखा है कि हाल ही में शनि ग्रह को पीछे छोड़कर सबसे अधिक चंद्रमाओं यानी कि उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बन गया है। तो ये आपका बृहस्पति जो है, ये सबसे ज़्यादा उपग्रह आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये देखिए आपका जल्द ही अपडेट होते रहते हैं, बदलाव हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी बृहस्पति के पास 92 हो गए। वर्तमान में सबसे अधिक चंद्रमा यानी उपग्रह किसके पास हैं, बृहस्पति के पास 92। इससे पहले शनि के पास 83 थे। और अक्सर जो आपके जो किताबें हैं, ठीक है, जो आपके पास बुक होगी, नोटबुक, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो वो अभी तक जो है ज़्यादातर जगहों पे शनि मेंशन किया गया है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के बाद सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, वह शनि, यानी बृहस्पति के बाद शनि है। और किन ग्रहों के पास कोई भी चंद्रमा नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई सैटेलाइट नहीं है किस ग्रह का, तो ये आपका जो है शुक्र है और बुध ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक अलग से आपको टेबल मिल गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है ग्रह और उपग्रह कहाँ पे कौन से कितने किसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए
बृहस्पति के कितने हो गए 92 हो गए। दूसरे नंबर पे शनि 83 के साथ है। अरुण यानी यूरेनस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, मार्स है, अर्थ है और मरकरी है। यहाँ पे देखिए वरुण यानी नेपच्यून के पास 14 हो गए, यूरेनस के पास 27 हैं, मंगल के पास 2 हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में सारे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, मंगल वाले भी, पृथ्वी वाले। तो पृथ्वी वाला तो आप जान ही रहे हैं, आपका चंद्रमा हो गया। ठीक है, और पृथ्वी के चंद्रमा के नाम पे ही अन्य ग्रहों के जो उपग्रह उनको कहा जाता है कि इसके चंद्रमा, या शनि के चंद्रमा 83 हो गए, 83 हो गए, जुपिटर के 92 हो गए, बुध का कोई भी नहीं है, और शुक्र का यानी कि मरकरी और वीनस ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके एक भी चंद्रमा नहीं है, एक भी जो है इनके उपग्रह नहीं है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछेगा, सबसे ज़्यादा किसके हैं, बृहस्पति के हो गए, किसके नहीं हैं, बुध शुक्र के हो गए। ठीक है, सबसे कम किसके हैं उपग्रह, तो आपके पृथ्वी के हो गए जो 1 है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि घूर्णन काल और सूर्य की परिक्रमा। घूर्णन का मतलब क्या हो गया, रोटेशन का मतलब वो जब अपने अर्थ पे यानी कि अपनी धुरी पे घूमती है। जैसे बुध का जो अपनी धुरी पर घूमने का टाइम है, यानी कि हर एक जो तारे ग्रह हैं वो ग्रह हैं वो क्या करेंगे, अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाएंगे और सूर्य का भी चक्कर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि ये आपका सन जो है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो पृथ्वी क्या करती है, इसके चक्कर लगाती है। तो ये जो है आपके कापर्निकस महोदय ने जो है बताया था, आगे चल के केपलर ने 3 नियम भी दिए थे। ठीक है, तो वो आपका ब्रह्मांड का जो ऐतिहासिक वर्णन है उसकी बात है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कह रहा है कि जब ये सन के, ये मान लीजिए सन है, सूर्य है, इसकी जब परिक्रमा करेगा तब कितना दिन लगेगा, और ख़ुद अपनी धुरी पर भी ये परिक्रमा करते हैं तो कितने दिन लगते हैं। तो सबसे कम जो टाइम है किसका लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम किसका लगेगा, आगे हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। देखिए बुध कितना दिन लेता है, 59 दिन लेता है, और सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, 88 दिन लेता है। ठीक है, शुक्र जो है 243 दिन लेता है, और बुध सूर्य की परिक्रमा में शुक्र जो है 225 दिन लेता है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे यानी घूर्णन काल पृथ्वी का 24 घंटे है, और ये जो है 365 दिन लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में। मंगल ग्रह जो है 24 घंटे 37 मिनट में। ठीक है, और 687 दिन लेता है जो आपका सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल। बृहस्पति जो है 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पे जाता है, और सूर्य का जो परिक्रमा है वो 12 वर्ष में करता है। और इधर देखिए आपका बृहस्पति तक हो गया। शनि की हम लोग बात कर लें तो 10 घंटे में करता है, लगभग 11 घंटे, और सूर्य की परिक्रमा लगभग 30 वर्ष में करता है अरुण। ठीक है, यानी कि यूरेनस जो ये आपका 17 घंटे में करता है, और ये जो है सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में। वरुण यानी नेपच्यून आपका 16 घंटे में करता है, और 165 वर्ष में जो आपका ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तब एक चीज़ आपने यहाँ से देखा होगा कि ये वाला जो है, ठीक है, घूर्णन काल वाला, इसमें जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वो टाइम जो है कम होता चला जा रहा है। यही आप सूर्य की परिक्रमा के बारे में देखेंगे तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो टाइम क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है ऐसा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका जो सन हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे क्या है आपका एस्टेरॉइड्स हैं या क्षुद्र ग्रह है। अब यहाँ पे क्या है कि बुध अपनी धुरी पे 59 दिन में लगा रहा है, लेकिन सबसे कम टाइम में ये आपका सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य से एकदम नज़दीक है और ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घूम जा रहा है, तो ये 88 दिन में ही कर ले रहा है। इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है शुक्र का। तो शुक्र का जो टाइम पीरियड लगेगा ये किससे ज़्यादा होगा, बुध से ज़्यादा होगा, लेकिन पृथ्वी मंगल इन सबसे क्या होगा, कम होगा सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, लेकिन ये अपने धुरी पे 243 दिनों में घूम रहा है। ऐसे ही पृथ्वी जो है देखिए आपके अपनी धुरी पे क्या है 24 घंटे में घूम रहा है, लेकिन यही जो है पृथ्वी आपका यही पृथ्वी क्या कर रही है कि सूर्य की जो परिक्रमा है 365 दिन में कर रही है। सेम वही चीज़ें आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे घूर्णन काल इनका कम होता जा रहा है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा में जो समय इनका क्या है बढ़ता चला जा रहा है।
ठीक है। तो सबसे लेट जो करेगा वो आपका कौन सा करेगा, इधर आपका नेपच्यून आ गया यानी वरुण आ गया। सबसे कम समय में कौन करेगा, बुध करेगा। क्या करेगा, सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और वही चीज़ें यहाँ पे हैं, यही चीज़ें आपका एग्जाम में पूछी गई हैं। बुध से प्रश्न पूछे गए हैं, वरुण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए ये वाला क्रम भी आपका दे दिया, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह। अब देखिए सूर्य का हमने बता दिया पूरा, ठीक। अब यहाँ से समझिए, थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सन। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। ये सन हो गया। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर क्या है, बुध है। फिर ये आपका वीनस है, यानी ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया। इधर आपका अर्थ हो गया, ये आपका मार्स हो गया। ठीक है, मंगल। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है जुपिटर हो गया। ठीक है, ये आपका सैटर्न यानी शनि हो गया। ठीक है, फिर अरुण यानी कि आपका यूरेनस हो गया। और उसके बाद वरुण यानी कि आपका नेपच्यून हो गया। तो यहाँ पे देखिए एन हो गया, यूरेनस हो गया, सैटर्न हो गया, और बृहस्पति आपका जुपिटर हो गया, और ये मंगल आपका मार्स हो गया। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, और इधर आपका वीनस हो गया, ये आपका मरकरी हो गया। ठीक है, इतना आप लोगों का क्या होगा, क्लियर हो गया है। तो ये क्या है, ये मार्स है। ठीक है, ये वीनस हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या ये प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो अब पृथ्वी हमारी कहाँ पे है, पृथ्वी हमारी अर्थ ये है। ठीक है, अब अर्थ के नज़दीक में आपके कौन से हैं, तो अर्थ के नज़दीक में आपका जो है सबसे नज़दीक हो गया शुक्र, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका मंगल है, तो मंगल और शुक्र के बीच में आपकी पृथ्वी है। फिर इससे ज़्यादा दूरी पे कौन सा है, बुध है। उसके बाद आपका जुपिटर आ जाता है, फिर आपका सैटर्न है, फिर आपका अरुण है यानी यूरेनस है, फिर आपका नेपच्यून यानी कि वरुण है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ से आप ये भी समझ लीजिए कि जो ये एम और जे है, इनके बीच क्या है आपका, एम और जे के बीच में क्या है, एम और जे के बीच एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। एम यानी कि मार्स और जे यानी कि जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होते हैं, आपके एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। और जो ये एस्टेरॉयड्स हैं, इनके जैसे ये सूर्य है ना, इधर इन ग्रहों को यानी कि मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इन चारों को क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, और ये क्या बोले जाएंगे, ये आपके बाह्य ग्रह बोले जाएंगे, जिन्हें क्रम से हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह और जुबियन ग्रह। ठीक है, तो जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या हो गए, ये बाह्य ग्रह हो गए। और ये जो आपका मार्स, मरकरी और वीनस और अर्थ, ये आपके क्या हो गए, इनर प्लेनेट हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी से अधिक त्रिज्या वाले ग्रह कौन से हैं, तो वरुण भी इससे बड़ा है, अरुण है, शनि है, बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी से बृहस्पति है। और जो पृथ्वी से छोटे वाले हैं वो कौन से हैं, बुध हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, इससे छोटे वाले में आपके बुध हो गए, मंगल हो गए और शुक्र हो गए। और जो इससे बड़े वाले में है, जो चारों आपके बाह्य ग्रह हैं वो इससे क्या हैं, बड़े हैं, और सबसे बड़े में आपके बृहस्पति हैं। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो मंगल ग्रह यहाँ पे देखिए दिया है कि मंगल ये लाल ग्रह है जहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लाल है वो क्यों लाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं। ठीक है, तो जो आयरन होता है वो आप जानते हैं कि जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये लाल रंग देता है। तो जो ये इसके ऑक्साइड्स होते हैं FeO2 यानी कि आयरन के जो ऑक्साइड्स होंगे उनके कलर क्या होते हैं, लाल होते हैं। इसीलिए हम लोग जो मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह है, उसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयरन की अधिकता पाई जाती है। समझ में आई बात। अब ये मत समझिए कि वहाँ पे कोई युद्ध हुआ है, खून बिखरा हुआ है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसलिए वहाँ की चट्टानें पिघल जा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन रीज़न है वो आपका ये है कि आयरन के ऑक्साइड्स हैं, और आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लाल रंग देते हैं, और इसी कारण से मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड
प्लैनेट। ठीक है, अब देखिए आया प्रश्न कि एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में। बृहस्पति यह सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं, यानी ऑक्सीजन है सांस नहीं ले पाएंगे। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन से हुए ये आपका भरपूर है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की अब बात आ गई, तो आंतरिक ग्रहों में देखिए हमने पहले ही आपको मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक हो गए, और शेष जैसे जुपिटर और सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस ये सभी क्या हो गए, बाह्य ग्रह हो गए। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, ये पारसेक है, और एक पारसेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है, तो 1.46 × 10⁻11 यानी 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। और सौर धब्बे क्या होते हैं, चलिए सूर्य में आप जो डॉट्स देखते हैं वो क्या हैं, धब्बे क्या होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं और यह चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके डॉट्स दिखाई देते हैं, स्पॉट दिखाई देते हैं सूर्य में, ये क्या होते हैं, ये एक तरह से चुंबकीय केंद्र होते हैं और ये अस्थायी होते नहीं। आप देखते हैं कि ये बार बार इनमें समय के साथ परिवर्तन होता है, ये बनते और नष्ट होते जाते हैं। तो समझ में आई बात, ठीक है। सौर धब्बे क्या होते हैं, ये कहाँ पे दिखते हैं, फोटोस्फीयर में दिखते हैं, और क्या होते हैं, ये आपका चुंबकीय गतिविधियाँ यहाँ पे होती हैं। क्यूपर बेल्ट क्या होता है, ठीक, क्यूपर बेल्ट जो है ये प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र होता है जिसे प्लेनोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो क्यूपर बेल्ट क्या होता है, ये प्लेटो जो आपका एक ग्रह था जिसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, सबसे छोटा ग्रहों में, जिसे यम कहा जाता था, प्लूटो या यम, तो प्लूटो की जो कक्षा है उसके निकट जो हिम और चट्टानों का एक एरिया होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, वही आपका क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, जिसे हम लोग प्लेनेटाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, यह तथ्य है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि किस में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं, जो केपलर का नियम था। ठीक है, दीर्घ वृत्त का मतलब हो गया ये, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका दीर्घ वृत्त होता है। आपने यदि इंटर में निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ठीक, तो वहाँ पे ये स्पष्ट देखा होगा, या इंटर में आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो भी आपने केपलर के तीनों नियमों को वहाँ से समझ लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे किसने प्रदर्शित किया था, तो जोहान्स केपलर ने। सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने बताया कि जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, तथा इसने सूर्य की ग्रही कक्षा को क्या बोला, केंद्र माना था। ठीक है, वैज्ञानिक किस परिघटना को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उदाहरणित करते हैं, तो ये जो वैज्ञानिक हैं वो किस वजह से बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें विस्तार हो रहा है। ठीक है, किस वजह से, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और अंतरिक्ष में जो रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन जो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में जो एडविन हब्बल का योगदान है। ये देखिए, अभी आई थिंक आपका पिछली बार शायद ये आपका झारखंड पीजीटी में पूछा है, एडविन हब्बल का ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी क्या है, ये ब्रह्मांड विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। यानी कि जो आधुनिक अध्ययनों से पता चला कि जो सुपरनोवा है उसका विस्फोट होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड के विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो एडविन हब्बल को ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसने अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान का कोई यंत्र नहीं था, यानी कि वो दिशा सूचक यंत्र उसके पास था नहीं, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको अपने गाँव पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये प्रश्न क्या है, पूरा व्यवहारिक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भटक गए, ठीक है, और आपने भूगोल पढ़ा है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कि आप कहीं हैं, काली अंधेरी रात है, रेगिस्तान में आप खड़े हैं अकेले, और आपको अपने गांव जाना, और गांव कहाँ पे है, पूर्व में 5 किलोमीटर। यही ध्यान दीजिएगा, दिशा का मेन चीज़। ठीक, तो दिशा आपको पूर्व में देखना है।
अब ये भी आपको नहीं पता कि आपके पास, चूँकि अंधेरी रात है तो वहाँ पे दिशा का कोई लफड़ा है नहीं, आपको वैसे भी नहीं पता चलेगा। अब आपके पास कोई यंत्र भी नहीं जिससे आप पहचान पाएँ, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको, यानी आपको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि जो ध्रुव तारे होते हैं इसको आप अपनी बाईं ओर रख कर चलें, क्योंकि ध्रुव तारे की जो स्थिति होती कैसी होती है, उत्तर दिशा में होती है, ठीक है। तो अगर आप ध्रुव तारे को उत्तर मान लेंगे, ठीक है, और अतः व्यक्ति ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर गति करेगा तो उसकी गति पूर्व दिशा में होगी और वो अपने गांव पहुंच जाएगा। समझ में आई बात। जैसे कि मान लीजिए ध्रुव तारे को आप उत्तर मान रहे हो तो उत्तर के किधर, आप बाईं तरफ गति करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने गंतव्य पे या अपने घर पहुंच जाएंगे, जो आपका 5 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु के बीच अंतर की बात कर रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं और चट्टानी जो ग्राहिकाएँ होती हैं यानी प्लैनेटॉइड्स होते हैं। जबकि धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु आपका हिमशीतित गैसों से निर्मित होता है, जिन्हें चट्टानी या धातु पदार्थ इसमें क्या होते हैं, आपस में बधे हुए होते हैं। धूमकेतु आपका क्लियर हुआ, क्षुद्र ग्रह क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, धूमकेतु क्या होते हैं, ये गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं। धूमकेतु आपने आकाश में देखा होगा कि वो जो धूमकेतु पुच्छल तारे होते हैं जिन्हें कहते हैं, तो वो बहुत चमकीले होते हैं, दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं। जबकि क्षुद्र ग्रह जो है उनके अंदर कोई इस तरह से दीप्तिमान जो है वो चीज़ें नहीं रहती हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के परितः परिक्रमा करने वाला एक छोटा निष्क्रिय या चट्टानी पिंड होता है। धूमकेतु क्या है, ये छोटा पिंड होता है जिसमें चट्टान, धातु के कण, धूल के कण आदि क्या होते हैं, हिम और गैसों के साथ जो है ये बधे हुए थे ऐसे पाए जाते हैं। और सूर्य की ऊर्जा से जो है ये क्या होते हैं, हिम जो है धीरे धीरे वाष्पीकृत होते रहते हैं, और जो वाष्पीकृत हो जाता है आपका, ठीक है, तो वो क्या होता है, पूंछ की तरह दिखने लगता है और पूंछ जैसी संरचना निर्माण होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, दीप्तिमान होता है, प्रज्वलित दिखाई देता है आकाश में। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये अधिकांश मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। लेकिन जो धूमकेतु है ये आपका क्या है, इसका पथ जो है अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार होता है और सामान्य से ये क्या होते हैं, नेपच्यून से बाहर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे, कूपर बेल्ट में। ध्यान दीजिए, कूपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है, ये आपका नेपच्यून से बाहर है, यानी कि आपका नेपच्यून यानी कि वरुण, वरुण से बाहर यानी कि यम, यम यानी कि प्लूटो। शुरुआत में इसीलिए हमने क्यूपर बेल्ट बताया आपको कि प्लूटो के पास जो हिमशीतित चट्टानी कड़े हैं या चट्टानी पदार्थ जिन्हें प्लैनेटॉइड कहा जाता है, वही आपका क्या है, क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है कि यदि दो आकाशीय पिंडों का पृथ्वी से एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, संयुग्मन, कंजंक्शन बोला जाता है। और ये घटना जो होती है हर एक 20 वर्ष में एक बार घटित होती है, ठीक है। जब दो आकाशीय पिंड क्या होते हैं, पृथ्वी से एक दूसरे से करीब दिखाई देते हैं। और जो ग्रेट कंजंक्शन होता है उसमें क्या होता है, कंजंक्शन में तो नॉर्मल पृथ्वी से कोई दो पिंड जो है आपके नज़दीक दिखाई दें, और जो ग्रेट कंजंक्शन होता है इसमें यदि शनि और पृथ्वी के कंजंक्शन की स्थिति हो तो इसे ग्रेट कंजंक्शन या महासंयुग्मन कहा जाएगा। शनि और बृहस्पति, जोवियन ग्रह, चलिए जो चीज़ हमने शुरुआत में बात की वही आपका यहाँ पे आ गया। कह रहा है कि जोवियन ग्रह या जिसे गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है वो कौन से हैं, तो जो बाहरी ग्रह हमने बताया आपको उन्हें जोवियन कहते हैं, जो आंतरिक उन्हें पार्थिव कहते हैं। तो जो बाहर वाले हैं कौन कौन से, बृहस्पति हैं, शनि हैं, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनमें जोवियन ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, क्यों, यानी जोवियन या विशालकाय गैसीय वाला ग्रह, क्योंकि इसमें वायुमंडल की मोटी लेयर पाई जाती है जिसमें ज़्यादातर उस लेयर में क्या होती है, हीलियम और हाइड्रोजन की गैसेज होती हैं, ठीक। बृहस्पति के 4 बड़े, सबसे बड़े चंद्रमा कौन कौन से हैं, तो आयो है, यूरोपा है, गैनीमेड है और कैलिस्टो है। इन उपग्रहों को इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो ने, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1610 में देखा था, उन्हीं के नाम पर ये गैलीलियन उपग्रह कहे जाते हैं। और गैलीलियन उपग्रह ये चारों हैं,
आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, आगे देखिए, बृहस्पति की धुंधली वलय प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई? क्योंकि आप देखते हैं बृहस्पति के चारों ओर एक वलय देखा जाता है, धुंधला वलय होता है। अब कह रहा है कि जो ये धुंधला वलय है, ये इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1979 में एक वाइजर मिशन था, उसके द्वारा खोज हुई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो बुध ग्रह के लगभग बराबर है, तो वो आपका टाइटन है। ये पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप बताएंगे शनि का है। दिसंबर 2021, देखिए लेटेस्ट अपडेटेड हम बात कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस अंतरिक्ष दूरबीन का स्थान लिया था? तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जो पहले से आपका चल रहा था, उसी का स्थान जो है ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लिया था। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल है। हबल जो स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? ये 24 अप्रैल 1990 को किया गया था। और आंतरिक एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए टेलीस्कोप स्फेरेक्स लॉन्च करेगा, और ये 2030 की लास्ट के आसपास तक जो है लॉन्च होगा स्फेरेक्स। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड कहाँ पे किया गया? ये आपका 20 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। जनरली हम लोग बात करते हैं कर्क और मकर पे जो है आपका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अधिक सूर्यातप को परिवर्तित करता है जो नवपात हिम से आच्छादित भूमि है। तो यहाँ पे देखिए अब बात क्या हो गई, एल्बिडो की आ गई। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे ज़्यादा जो परावर्तित करता है, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होता है वो किसका होता है? जो बर्फ़ होती है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका हो जाएगा? बर्फ़ का हो जाएगा। तापक्रम के संबंध में कौन सी बात यहाँ पे सत्य है? दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान का वार्षिक परिसर क्या होता है, ये अधिक है। तापमान के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। किसके सहारे? अधिकतम जो टेम्परेचर की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका वर्ष भर सूर्यातप जो है लंबवत रहता है, सर्वाधिक प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा हो? उमस वाला होता है, यानी जो मगी मौसम होता है, तो ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव किया जाता है। जब मौसम क्या होता है? उमस वाला हो, तो वहाँ पे आर्द्रता भी होती है। आपको पसीना तो नहीं आएगा, लेकिन आपको चिपचिपा सा लगेगा, तो वो उमस वाला मौसम होता है। ठीक है, इसमें कुछ आपका क्लाइमेटोलॉजी से भी रिलेटेड हैं, कुछ आपके फिजिकल ज्योग्राफी में भी हैं। सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में कहाँ परिणत होती है? ध्यान दीजिएगा, आपने ये सुना होगा कि जब सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु तरंग पार्थिव विकिरण। ठीक है, शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव बोलते हैं या लघु तरंग कहते हैं। जब ये यहाँ से रात्रि में वो वापस जो है वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं, और इन्हीं तरंगों की वजह से क्या होता है? आपका वायुमंडल गर्म होता है, और जो ये इधर से यानी धरातल से आपका वायुमंडल में छोड़ी जाएंगी, इन तरंगों को हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ पार्थिव विकिरण। ठीक है, यानी लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव, और जो आती है उन्हें शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव बोला जाता है। ठीक है, तो उन्हें लघु तरंग बोला जाएगा। और जब ये जाएगी तो ये दीर्घ पार्थिव विकिरण इसे कहा जाता है, जो धरातल से वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि जो लघु तरंग कब परिवर्तित हो जाती है? जब ये धरातल के संपर्क में आती है और वापस धरातल से वायुमंडल में छोड़ी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल सर्वाधिक गर्म किससे होता है? तो वो दीर्घ पार्थिव विकिरण से होता है। ठीक है, साफ रात में धुंध रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? अब देखिए, ये भी एक आपका व्यवहारिक प्रश्न हो गया कि जो स्वच्छ रातें होती हैं वहाँ पे आपका ठंड जो है ज़्यादा रहेगी अपेक्षाकृत जो धुंध वाली रातें होंगी उनसे। क्यों? क्योंकि जो धुंध वाली रात होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक आवरण बन जाता है, और आवरण की वजह से यहाँ से जो दीर्घ पार्थिव विकिरण जाएगा, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से धरातल से दीर्घ पार्थिव विकिरण छोड़ी गई, अब यहाँ पे आपका धुंध जमा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट कर लेता है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर एक मेंटेन रखता है। जबकि जो स्वच्छ रात होगी वहाँ पे धुंध होगा नहीं, तो जो दीर्घ पार्थिव विकिरण है वायुमंडल में विकिरित हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? जो टेम्परेचर है धरातल का वो कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि साफ रात में धुंध रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ठीक है, तो ये किसके कारण? विकिरण से।
वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? तो वायुमंडल सर्वाधिक जो ऊष्मा है ये डायरेक्ट आपका सन से प्राप्त करता है तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने यही बोला कि जो सर्वाधिक ऊष्मा वायुमंडल को मिलती है कहाँ से आई? वायुमंडल सर्वाधिक गर्म किससे होता है? तो ये आपका जो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त हो रही है, यानी दीर्घ पार्थिव विकिरण से हो रही है। लेकिन परोक्ष रूप में किससे हो रहा है? सूर्य से भी तो जो वायुमंडल है उसके धूल कण कुछ गर्म होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो वायुमंडल है वो गर्म होगा। ठीक है, दिया है कि ग्रह नहीं है, तो ग्रह कौन सा नहीं है? चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत घूर्णन कौन से करते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है ये आपका वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की दिशा इसकी होने की वजह से आपका जो सूर्योदय होता है वो किधर होता है? पूर्व की तरफ होता है। सेम यही चीज़ें आपसे ये पूछा जाए कि किन ग्रहों पे जो सूर्योदय है वो पश्चिम की तरफ होता है, तो आप कहेंगे शुक्र और अरुण का। क्यों? क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं ये इनका जो रोटेशन होता है वो ईस्ट से वेस्ट होता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, और इसका पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, और इसीलिए शुक्र और अरुण के जो आपका सूर्योदय होता है वो किस तरफ होता है? पश्चिम की तरफ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र है। ध्रुव तारे की स्थिति उत्तर दिशा में होती है, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण होता है कब? जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी क्या हो जाए? पृथ्वी आ जाए, तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, यानी कि ये आपका सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गई, बीच में आपका अर्थ आ गया, तो इससे क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। क्यों चंद्र ग्रहण होगा? क्योंकि जो सूर्य से यहाँ पे आपका सनलाइट आ रही है, ये पृथ्वी जो है चूँकि चंद्रमा से बड़ा है तो ये उसको ढक लेगी और चंद्रमा पे क्या होगा? छाया आ जाएगा, तो इसीलिए कहा गया कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया। ठीक, अब यहीं पे कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। अब जैसे ये आपका सूर्य हो गया सन, इधर आपका मून हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है तो ये आपका क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि बीच में आ गई। ठीक, सेलिनी नामक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजने वाला देश कौन सा है? तो सोलिनी जो है किसके द्वारा भेजा गया? जापान के द्वारा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है लगभग 3,64,000 यानी 364,000 किलोमीटर है। ब्लू मून जो परिघटना है वो किससे संबंधित है? तो ब्लू मून जो परिघटना है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, और ये किस कारण से होता है? वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ के ग्रेविटेशन की वजह से जो है आपका ये होता है। जैसे यहाँ पे किसी व्यक्ति का मान लीजिए भार जो है 100 kg है, तो वो चंद्रमा पे क्या होगा? भार उसका कम हो जाएगा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का जो कोण होता है कितना होता है? 90 डिग्री। अर्धचंद्र का मतलब ये चंद्रमा हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, तो ये अर्धचंद्र हो गया। ठीक है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से क्योंकि जो हम लोग वाणी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको आवाज़ क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है एक मीडियम है, माध्यम है संचार का, जो वायु है। ठीक है, वायु के कंपन की वजह से, जैसे हम कोई भी वॉइस बोल रहे हैं अपन निर्वात में, यही जहाँ पे वायु ना हो वहाँ मैं बोलूँ तो आपको आवाज़ हमारी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जो वायु के कणों में क्या होता है? कंपन होता है, और इन्हीं कंपन की वजह से आपको आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ होती है, और ये आवाज़ जो आपका रिकॉर्ड माइक कर रहा है, ठीक है, वो आप तक इसको जो है ध्वनि ऊर्जा को यहाँ पर कन्वर्ट कर दे रहा है। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान यहाँ पे दिया है कि पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक जो चमकदार जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो जनरली जो डेली आपके चंद्रमा दिखते हैं उससे ज़्यादा चमकदार होता है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति होती है उपभू की। अपभू यानी कि दूरी क्या होता है? उपभू यानी कि नज़दीक का होता है। ठीक है, तो पृथ्वी से ये नज़दीक है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969 में, जो आपके नील आर्मस्ट्रांग हो गए। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
जो ट्रैंक्विलिटी का सागर है ये कहाँ पे है? ये चंद्रमा पे है। चंद्रमा के किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो जब पूर्ण चंद्र दिखता है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, जो हमने पहले बताया कि बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा बेचारा ढक जाएगा, इसके ऊपर सनलाइट नहीं आएगी, तो कहेंगे भैया यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो ये ग्रहण लग गया इनका। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, जिन्हें ग्रहों के किनके बीच जो एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, तो मंगल बृहस्पति हो गए। मंगल बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे सेल के टुकड़े के समूह को हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं। हेल-बॉप किसका नाम है? तो पुच्छल तारा का नाम जो है हेल-बॉप है। उल्का क्या होते हैं? ये अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रविष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे उल्का पिंड होते हैं, मतलब कि जो मान लीजिए कि आपका ग्रह पर घूम रहे हैं, या इसमें से क्या होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े टूट के यहाँ पे बिखर जाते हैं और वो धरातल की तरफ आते हैं, और जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं इन्हें उल्का कहते हैं। जैसे उल्काओं से ये धरातल पे गिरते हैं तो इनसे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, जैसे लोनार झील है महाराष्ट्र की। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो आपका 21 जून को है। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोपहर में अपनी छाया सबसे छोटी किस तिथि को होती है? तो ये 21 जून को होती है। और उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, ये कहाँ पे होगा? ये विषुवत रेखा पर होगा, ठीक है। वर्ष भर रात दिन बराबर होते हैं कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर जो है रात दिन बराबर होंगे। विषुव या इक्विनॉक्स क्या होता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। तो विषुव की स्थिति कब आती है? इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन जो है दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है कब होता है? 22 दिसंबर को। और यहाँ पर दिया है कि किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया था? तो 1950 ईस्वी को लघु हिमकाल। और महान जो हिमयुग आया था इसे हम लोग प्लिस्टोसीन युग को महान हिमयुग कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा कौन सा? 22 दिसंबर है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध में है उसी का अपोजिट आप दक्षिणी गोलार्ध में कर लीजिए। महाद्वीप किस तरह से अलग हुए थे? तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स या विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुए थे। विभिन्न प्रकार के वहाँ पे आपके बल भी काम कर रहे थे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें बताई थी, ठीक है, जिसमें वेगनर, टेलर, प्लेट विवर्तन की थ्योरी, ये सभी हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का कौन सा भूभाग शामिल था? ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है ये भारत जो है उसी का पार्ट माना जाता है। तो इसमें कह रहा है कि गोंडवाना लैंड जो, चूँकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो आपके पार्ट बने थे, ठीक है। जो आपका पंजिया विभाजित हुआ तो उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट, तो उत्तरी पार्ट को आपका अंगारा लैंड, दक्षिणी गोंडवाना लैंड कहा गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड में और कौन से आते हैं? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाता है। अब यही देखिए यूजीसी नेट में आई थिंक 2015 या 16 में शायद पूछा गया है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य जो है कब से मिलने चालू हो गए? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व से ही। डायनासोर का काल जो आज से कितने वर्ष पहले था? तो 6 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग था। ब्लैक होल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल की जानकारी चंद्रशेखर ने दी थी सबसे पहली बार। तारे जो है किस रंग के सूचक होते हैं? तो तारों का जो रंग सूचक होता है कि जैसे जितना ताप उनके होते हैं, ठीक है, ताप की वजह से वो आपके चमकीले दिखाई देते हैं। जो बहुत चमकीला होगा बहुत गर्म होगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है उसे नक्षत्र हम लोग कहते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को क्या करता है? अपनी ओर नहीं आने देता। जैसे विकिरण आएगी तो उसको क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है अपने में कि भाई आ जाओ तुम, यहाँ से तुमको कहीं नहीं जाना है। तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि जो ब्लैक होल है उसकी जो डेंसिटी है बहुत हाई होती है, ठीक। जब वहाँ से कोई विकिरण गुजरेगा नहीं, जिसकी ब्लैक होल होता ही यही है कि जब वहाँ से जैसे कोई भी चीज़ आपको काली क्यों दिखाई देगी? जो आप शर्ट पहनते हैं वो काली क्यों दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि ये जो है जो किरणें हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगर रिफ्लेक्ट करे तो जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगी हमें वही कलर दिखेगा। जैसे रेड को आप कहेंगे तो वो रेड जो है सभी को ऑब्जर्व करके रेड को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें रेड दिखाई देगा, रेड कलर, ठीक है। ब्लैक क्या करता है कि ये सभी को ऑब्जर्व कर लेगा, किसी को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हमको
जो कहा जाता है कि गर्मियों में आप जो है ब्लैक कलर के शर्ट्स या टी शर्ट ना पहने, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो जब चूँकि सूर्य की सभी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें जो गर्मी है उससे और ज़्यादा लगेगी, इसीलिए कहा जाता है वाइट आप पहनिए, ठीक है। तो वाइट जो है सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपका उच्च घनत्व के कारण ये इसीलिए ब्लैक होल जो था, आगे उसके बारे में और डिटेल है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किसके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात की जाती है प्रकाश वर्ष से निकलती है। यदि एक प्रेक्षक जो तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता कहाँ पे, जैसे कोई इक्वेटर पे है और यहाँ से देखे कि क्षितिज से ये लंबवत आपका तारे उठ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहाँ पे खड़ा है व्यक्ति, जो है विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे है। एक ऐसा खगोलीय वस्तु जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, कौन सा है आपका, ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र, ठीक है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई तो ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है सर्प के आकार की। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, लगभग 89 है। तारों के कारण घटित तो आकाशीय परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर बोलते हैं, या ब्लैक होल भी आप कह सकते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है, कौन सा, बाइट है। ये देखिए चूँकि जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उन्हीं सबका ये कलेक्शन है एक तरह से, और इसको हम लोग और डिटेल में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार, ये भी देखिए PYQ के सॉल्व है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा, सप्तऋषि है, ठीक है। हब्बल जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप था जो 1905 में पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी, उस तारे का क्या नाम था, बिटलग्यूस था, ठीक है। 1995 में 90 में लगाया गया था ये। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। प्रकाश इकाई, प्रकाश वर्ष जो दूरी का है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो ये आपके शनि हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा जो आपका कौन सा है, पहले प्लूटो था, अभी क्या है, बुध है। सर्वाधिक चमकीला आपका शुक्र है। यूरेनस क्या है, ग्रह है, यूरेनस वही आपका अरुण। चंद्रमा उपग्रह है, हेली पुच्छल तारे होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो मंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती थी, तो न्यूटन ने पहली बार बताया था। हालांकि इसकी पुष्टि जो है कोपर्निकस ने भी किया था। भोर का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सूर्य आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है, वरुण। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है ये ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की किस विशिष्टता से होती है, संबंधित होता है, तो अपनी धुरी पर 23.5 का झुकाव के कारण जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण ये चीज़ें होती हैं। पृथ्वी स्थित है कहाँ पे, सूर्य और मंगल ग्रहों के मध्य में, शुक्र और मंगल के बीच में है, ठीक है, शुक्र मंगल। शुरुआत में आपको बताया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में जो आपके प्लैनेट की जो परिभाषा दी गई उसके अनुसार कौन सा जो है प्लैनेट में नहीं आता, कौन सा ग्रह में नहीं आता 2006 में जो ये परिभाषा दी गई, तो 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया। सौरमंडल का मंदतम गति वाला जो ग्रह है, सबसे धीरे गति करता है, तो ये आपका वरुण है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो जो आपकी नेबुला है सौरमंडल की पार्ट नहीं है। सौरमंडल यानी कि सूर्य और उसका परिवार। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी क्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, इनमें से कह रहा है कौन सूर्य के चारों परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। सबसे कम आपका जो हो गया बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया। सबसे ज़्यादा जो टाइम लेगा इनमें दिए गए में बृहस्पति लेगा। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे ग्रहों के क्रम में, वैसे उनका टाइम पीरियड सूर्य की परिक्रमा में बढ़ता जाएगा। सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज किसने की, गैलीलियो ने की थी, जो आयो यूरोपा गैनीमेड कैलिस्टो थे, ठीक है।
सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? 3 जनवरी को। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 3 जनवरी को निकटतम होती है, तो हमें गर्मी ज़्यादा क्यों नहीं लगती? जनवरी में तो ठंडी हो जाती है। तो ये स्थिति होती है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ये नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, लेकिन इस स्थिति में 3 जनवरी को जो है ये आपका पृथ्वी सूर्य से निकटतम हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। शनि ग्रह है, नेपच्यून से ये गर्म होता है शनि। निक्स और हाइड्रा जो उपग्रह हैं किसके हैं? ये प्लूटो के हैं। यम 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध शुक्र पहले ही हो चुका। सौरमंडल में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों में सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये आपका शुक्र है। फिनिक्स मार्स लैंडर जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, ये कब उतरा था? फिनिक्स जो है ये लैंडर जो है 26 मई 2008 को उतरा था। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण है, लगभग 165 वर्ष लेता है। टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों में किसका घनत्व सर्वाधिक है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है जो ग्रह हैं जितने भी हैं। कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो नेपच्यून है। ये देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी का डायरेक्ट यहाँ पे आपका आंसर पॉइंटर दिया गया है। सूर्य से निकटतम आपके बुध हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जो प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान कहाँ पे होती हैं? बृहस्पति, शनि और मंगल पे ये चीज़ें हैं। हालांकि मंगल पे आपका ऑक्सीजन भी विद्यमान है, नाइट्रोजन है। सूर्य का प्रभाव मंडल उत्पन्न होता है तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का जो अभ्यंतर कैसा है? वो श्यानद्रव वाला है। पृथ्वी जो बृहस्पति का वलय होता है ये किससे बना हुआ है? सिलिकेट से बना हुआ है। तो बृहस्पति में जो वलय होते हैं ये धुंध वलय होते हैं। अंतरिक्ष यान कैसिनो जून 2004 में किस ग्रह का चक्कर लगाना चालू किया? शनि का। सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में ग्रह आपके बृहस्पति हो गए। पृथ्वी है, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये बुध है। ये देखिए PYQ की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। किसने ये पहली बार बोला कि पृथ्वी जो है क्या है? गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है? तो कोपरनिकस। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का जो वहाँ पे संलयन होता है। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो लगभग 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट ये दूरी यानी इसकी स्पीड होती है 1 मिनट में। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सायंकाल का जो तारा शुक्र को कहते हैं। दिन रात होते हैं भू परिभ्रमण के कारण, यानी कि जो पृथ्वी परिक्रमा करती है उसकी वजह से आपके दिन रात होते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ की पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। मंगल की बात कर रहे थे। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस जो है ये लगभग 84 वर्ष का समय लेता है, यानी अरुण। नेपच्यून जो है लगभग 165 वर्ष लेता है। मेराइनर क्या है? ये कृत्रिम उपग्रह एक है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? ग्रीन प्लेनेट है। किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह या चंद्रमा है? आप देखिए चूँकि ये जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जब आपको ये कहा जाए कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं और ऑप्शन में आपका बृहस्पति न दिया रहे, तब आप शनि को लगाएंगे, और बृहस्पति है तो उसके 92 हैं तो उसको लगाइए। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो ब्रह्मांड के केंद्र में आपका पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र के बिंदु में नहीं है बल्कि सूर्य है, और चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। केपलर के ये नियम में है। पृथ्वी का जो कोर है, कोर यानी कि नीफे जिसे कहते हैं, तो नीफे किससे बना? निकिल और आयरन से। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ पे? मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, तो ये 23.5 डिग्री के पास है, सर्वाधिक संभावना है। सौरमंडल का सबसे भारी और आकार में बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक, इसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपका रेगिस्तान डेवलप होता है। पृथ्वी के परितः घूमने
वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई गेंद जो है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के समान आवर्तकाल में ठीक उसी आवर्तकाल से गति करती है, ठीक है, और उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। चूँकि होता ये है कि जो गेंद आपका पृथ्वी से बाहर उसके जैसे कृत्रिम उपग्रह से मान लीजिए बाहर कोई गेंद गिराई जाएगी तो वो उसी के साथ आपका गति करने लगी सेम आवर्तकाल से, क्योंकि यदि उसमें उतना वेग रहे जिससे वो क्या करे पृथ्वी की जो ये आपका गुरुत्वाकर्षण कक्ष है या घूर्णन कक्ष है उससे वो बाहर आ पाए, ठीक है। अगर वो उससे बाहर आ जाएगी तो धरातल पे आके गिर जाएगी, तो अगर उससे बाहर नहीं आ पाएगी तो वो आपका उसी के साथ गति करने लगेगी। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समतुल्य है? मंगल का। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का मध्य वेग कितना हो जाता है? लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको लगभग 1/4 और कम कर दिया जाए, ठीक है, तो जो हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? 8 हैं। और ग्रहों के बारे में क्या सत्य है कि ये अप्रकाशमान होते हैं और होते हुए भी चमकते हैं क्योंकि इनको एनर्जी तारों से मिलती है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो रहे हैं? ये जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसी का एक कलेक्शन है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 17 सेकंड, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 22 सेकंड मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 3 सेकंड मिलेगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे या अमावस्या को। मैगलन जो अंतरिक्ष यान था किस ग्रह हेतु भेजा गया था? ये शुक्र के लिए था। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो बर्फ़ के छत्रक या बर्फ़ की कई प्लेटें, कई लेयर्स, बर्फ़ के पर्वत वहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने देख लिया। और इसके बाद आपका यहाँ से अब डिटेल्ड वाले शुरू होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, चाहे वो आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट एग्ज़ाम के या वनडे एग्ज़ाम्स में या आपका टीजीटी, पीजीटी में जो पूछे गए थे, उन सभी का ही हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड का सबसे पहले जो अध्ययन किसके द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पे आपका डिटेल्ड वाले में आ गए हम लोग। तो सबसे पहली बार जो ब्रह्मांड का अध्ययन किया गया मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री जो टॉलमी थे, क्लॉडियस टॉलमी, 44 AD के आसपास, यानी एनो डोमिनी ईसा पूर्व। इनके अनुसार पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है इनकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। टॉलमी ने जो माना था कि जो पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में, बाद में केपलर आते हैं तो केपलर कहते हैं नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगा रही है और सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। जबकि टॉलमी ने ये माना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है, सूर्य जो है और अन्य ग्रह जो है इस पृथ्वी की चंद्रमा लगा रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष खगोलीय संघ की हम लोग बात करें तो यह जो आपका पेशेवर जो एस्ट्रोनॉमिस्ट है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली आपके खगोल की पर अध्ययन करते हैं, जिनकी स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। इनका जो सचिवालय है या हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इस संघ का उद्देश्य क्या होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है तो इसका उद्देश्य ये होता है कि खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जो रिसर्च करना, अध्ययन करना, उसको इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ावा देना होता है। जब भी ब्रह्मांड में कोई नई वस्तु पाई जाती, कोई नया शोध होता है तो खगोलीय संघ के द्वारा जो है दिए गए नाम ही क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है कोई नाम दे रहे हैं कि कोई ग्रह आ रहा है, उसका नाम मान लीजिए कि किसी और के नाम पे दे रहे हैं, तो वो आपका वैलिड तभी होगा जब उसको मान्यता IAU देगा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कुछ भी होता है तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता तभी होती है जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ उसको अप्रूवल देता है। तो IAU का उद्देश्य ये होता है कि खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना। जो आपका IAU है इसकी महासभा में बैठक 3 वर्ष में एक बार की जाती है। पिछली बार जो बैठक हुई इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के वियना में 2018 में किया गया था, ठीक है। IAU की आगामी जो बैठक है 2021 में हुई दक्षिण कोरिया के बुसान में। अब जो अगली होने वाली वो अगले वर्ष होगी 2024 में, ठीक है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देख लीजिए, यहाँ से आपका कई प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता है। पहला देखिए,
दिया है कि बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया। जॉर्ज लेमेटियर, यहाँ पे देखिए आपका बिग बैंग थ्योरी की दिया है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत जो आपका ये बिग बैंग थ्योरी है, इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेटियर हैं। इसके अनुसार एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट से आपके गैलेक्सी बने, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी का निर्माण होता है। ठीक है, अस्तित्वमान द्रव्य या पदार्थ या ऊर्जा सम्मिलित रूप से इसको क्या बोला गया, ब्रह्मांड को कहा गया। ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ से जानिए आकाशगंगा के बारे में। माना जाता है कि आकाश में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। ये मान्यताएँ हैं। देखिए, कोई आकाश में जाके आकाशगंगाओं को गिना नहीं है, इतनी है, गिन कौन पाएगा भाई। आकाशगंगा तारों का एक समूह होता है, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इनका आकार स्वरूप कैसा और सर्पिलाकार होता है। मंदाकिनी जो आकाशगंगा तारों का एक समूह जो धुंधला दिखाई देता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज भी है। ब्रह्मांड जो है ये क्या है, करोड़ों मंदाकिनी यानी करोड़ों आकाशगंगाओं से बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे देखिए मंदाकिनी का संबंध किससे है, तो आकाशगंगा से है। हमारी पृथ्वी एक आकाशगंगा में है जिसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अपन लोग जो किस आकाशगंगा में हैं, जो पृथ्वी आपकी है ये मिल्की वे में है, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी या मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, केपलर के नियम से सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी की व्याख्या की जाती है। अब आ जाते हैं सौर मंडल पे। देखिए यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा भले हो रहा है, लेकिन पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से, तो अगर कंप्लीट हो पाएगा तो, नहीं तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट लाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और यहाँ पे देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतु, उल्काओं या अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, सौर मंडल में क्या, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, और उल्का पिंड हो गए, आकाशीय पिंड हो गए, सभी आपके सौर मंडल में आते हैं। इनका जो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा नेता है, जिसे जन्मदाता भी कह सकते हैं, सूर्य है, क्योंकि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत ही यही है। तारे क्या होते हैं, तो आकाशगंगा में ये गैस के बादल होते हैं। इनका निर्माण गैस के बादलों से होता है और इनमें स्वयं का प्रकाश हो जाता है, तो ये इसीलिए सूर्य को भी एक तारा के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस होते हैं इनमें क्या होता है, संलयन होता है, और इनके संलयन की वजह से या रिएक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो जाती है, जो हमें ऊर्जा के रूप में दिखती है, या चमकीले प्रकाश के रूप में दिखती है। चलिए आगे सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी यानी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर ये चक्कर लगा हुआ है। अभी देखिए आपका क्या है कि जैसे ग्रह आपके तारों के चक्कर लगाते हैं, वैसे जो तारे होते हैं वो आकाशगंगा के चक्कर लगाते हैं। तो अपना जो सन है, सूर्य है, ये किसका चक्कर लगा रहा होगा, ये आपका मिल्की वे जो आपका आकाशगंगा उसका चक्कर लगा रहा था। और उसका चक्कर कितने टाइम में ये पूरा करेगा, 25 करोड़ वर्ष में, जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला जिसमें हाइड्रोजन लगभग 71% है, हीलियम आपका 26% है, अन्य तत्व 2.5 के आसपास है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम है, इसी का संलयन होता है। और आप जानते हैं कि संलयन से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं, और क्रोड का जो टेम्परेचर है ये लगभग 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही क्रोड से आप बाहर आएंगे तो सतह का जो तापमान होगा कितना होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सौरमंडल में सूर्य का जो द्रव्यमान है वो लगभग 99.8% है, यानी सौरमंडल में सूर्य अकेले ही इतना विशाल है। तो आप सोच सकते हैं सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है, जिसे फोटोस्फीयर हम कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं। ये कोरोना जो अभी आया ये नहीं, ठीक है, कोविड-19 वाला नहीं। सूर्य की जो किरीट है जिसे कोरोना एक्सरे किरणें उत्पन्न होता है, ठीक है, कोरोना या किरीट को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड या 17 सेकेंड या कहीं कहीं 22 सेकेंड मिलेगा। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है।
सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसे अल्फा सेंचुरी कहते हैं। समझ गए आप। सूर्य किसका भाग है? मिल्की वे का है। अपना अर्थ भी मिल्की वे का भाग है, जो आकाशगंगा है। सूर्य किसकी चक्कर लगाते हैं? यानी तारे आकाशगंगाओं का लगाता है, तो सूर्य किसका लगा रहा है? आपका मिल्की वे का लगा रहा है। सूर्य का सबसे निकटतम कौन सा? आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी है। सूर्य और पृथ्वी में सभी तत्वों की संरचना क्या है? समान है, लेकिन सूर्य में जो है आपका लिथियम की मात्रा पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कम है। हालांकि दोनों का निर्माण जो है एक ही साथ हुआ है। हाल ही में जुलाई 2020 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक अध्ययन में ये माना गया कि सूर्य में जैसे कम द्रव्यमान वाले तारे के कोर, जैसे हीलियम ज्वलन के चरण के दौरान जो लिथियम उत्पत्ति की घटना के विषय में ठोस पर्यवेक्षण के साथ भी प्रस्तुत किए गए थे। ये देखिए आपका जैसे जैसे ये रिसर्च हो रहा है तो आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। इसके अलावा देखिए और चीज़ें क्या हैं कि सूर्य से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है ये आपका लगभग 15 करोड़ माना जाता है औसतन, ठीक है। और लेकिन जब न्यूनतम पूछा जाएगा तो ये 14.70 करोड़ या 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी होगी ये 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर हो गया। जो औसत दूरी हो गई 14 करोड़ 98 लाख हो गया, लगभग 15 करोड़। सूर्य का जो व्यास है कितना है? ये आपका है 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना। सूर्य के जो धब्बे होते हैं, स्पॉट होते हैं, उसका टेम्परेचर कितना वहाँ पे? तो चूंकि ये स्पॉट है तो उसका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सूर्य के जो फोटोस्फीयर है उसके ताप की हम लोग बात करें, सतही, तो ये आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। केंद्र का जो ताप है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊर्जा उत्सर्जन यहाँ पे लगभग कितना होता है? 1 सेकंड में 10⁻26 जूल ऊर्जा। सोचिए कितनी एनर्जी। घूर्णन की अवधि की बात करें तो लगभग ये आपका 26 दिन आपका भूमध्य रेखा के सापेक्ष है। ध्रुवों के सापेक्ष जो है घूर्णन सूर्य का जो है ये आपका 33 दिन है। जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई ध्यान रखिएगा। ये रासायनिक संगठनों की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 71, हीलियम 26 है। आयु की बात करेंगे 5 बिलियन वर्ष लगभग मानी जाती है। कोई पुख्ता सबूत इसका नहीं है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल लगभग 10 बिलियन होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय लगभग 8 मिनट 16-17 सेकंड या कहीं 22 मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य के प्रकाश की चाल जो है कितनी है? तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश के द्वारा, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली जाए, तो ये कितना है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में। एक पारसेक, पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अब आते हैं सौरमंडल के पिंडों के बारे में। तो सौरमंडल के पिंडों को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके जो परंपरागत ग्रह हो गए, जिसमें आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि आपके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। बौने ग्रहों में आपका देखिए प्लूटो है, सिरस है, जिसे UB313 कहा जाता है। लघु ग्रह कौन से हो गए? धूमकेतु, उपग्रह या छोटे जो पिंड हो गए, ठीक है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व भ्रमण करते हैं, ध्यान रखिएगा ये। लेकिन शुक्र और अरुण ये करते हैं क्या? पूर्व से पश्चिम करते हैं। और इन पे जो आपका सन दिखाई देगा वो किधर से दिखेगा? वो पश्चिम दिशा में सूर्योदय होगा। और अन्य ग्रहों पे जो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं उनमें क्या होता है? वो आपका पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्लैनेट हो गया, यानी कि ग्रहों के बारे में। अब ग्रहों के बारे में हम लोग बाद में देख लेते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग आपका 1 घंटे का हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद देखिए ग्रहों के बारे में बहुत कुछ है इसमें, और इसी से पूरा आपका, चाहे आप TGT PGT की बात करेंगे, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में जो आपका समीक्षा अधिकारी की हम लोग बात करें, अगले महीने आपका, या अगले महीने क्या इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक। चंद्रमा के लिए जो मिशन चलाए गए, तो सारा कुछ आपको इसमें हम लोग दिखाने वाले हैं। और लास्ट में चल के यहाँ पे देखिए चंद्रमा पे जो अभी हाल ही में, या मंगल के जो मिशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या है आपको डिटेल में दिखाएंगे।
देखिए 2023-24 के दौरान मंगल ऑर्बिटर मिशन के साथ लाल ग्रह पर दोबारा कदम रखने की तैयारी। 25 सितंबर 2014 से ये भारत लगा हुआ है इसमें, ठीक है। 2021 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, कोविड-19 वाला भी आ गया। तो सारा कुछ हर एक, देखिए अभी मंगल ग्रह में आपने पढ़ा, ये बृहस्पति में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो सारा कुछ इसी तरह से आपको मिलने वाला है। और इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा जो अपना ऐप है, ठीक है। ऐप कौन सा है, GS बाय दिवाकर करके है ऐप। आपको ये डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपका फ्री टेस्ट भी है और फ्री स्टडी मटेरियल भी है, वो भी आप वहाँ से जाके देखिए। इसको आप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए। आपको लगे कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, बहुत ही सस्ते में आपका कोर्सेज सारे कुछ उपलब्ध है यहाँ पे, और बहुत टाइम के लिए, जैसे UGC नेट का जो 18 मंथ के लिए वैलिडिटी है, आपको इसी में ही फर्स्ट पेपर भी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, सारा कुछ इसी में कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे जिस पॉइंट में आपको डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, इस सीरीज़ में आपका पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। जैसे महाद्वीपों का जो भूगोल है, अमेरिका हो गया, जो आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, आपका अफ्रीका, इन सभी के महाद्वीपों की बात करेंगे, इन सभी के देशों की ज्योग्राफी की बात करेंगे। टोटल इसी तरह से आपका कराया जाएगा। और जो दूसरा चैनल है उस पर हम बात कर रहे थे कि PYQ का, तो लगभग वहाँ पे आपका 2 से 3 हज़ार PYQ हो चुके हैं। कौन सा चैनल है, स्टडी PYQ, फिर से देख लीजिए, सर्च आपको क्या करना है, स्टडी PYQ, और इसको जाइए, वहाँ पे पीछे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, उसको आप देखिए और अपनी तैयारी में और अच्छा जो है शार्पनेस लाइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।